पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा है? भाषा। ठीक है, भाषा की मूल परिभाषा को पढ़ रखा है और दो प्रकार के जो विद्वान थे, यानी भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अनुसार दिए गए परिभाषाओं को भी हमने पढ़ रखा है, जो कि पिछले वीडियो में है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे और वो टॉपिक रहेगा विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, देखिए विश्व की भाषा जो होती है उनका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है आकृति मूलक और दूसरा होता है पारिवारिक मूलक। अब उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या ब्यौरा आता है, उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपके समझ में पूर्णतया अच्छे से भलीभांति आ जाए। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है विश्व की भाषा और उसका वर्गीकरण। देखिए देखते हैं यहाँ पे कि देखिए कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या को 2796 बताई है। ठीक है, किंतु कुछ विद्वान का अनुमाता है कि इनकी जो संख्या है वो 3000 है। यानी कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि इसकी संख्या क्या है? 3000 है लगभग। तो संसार की भाषाओं के दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। संसार की जो भाषाएं हैं, भाषा जो है उसको दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है आपका आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है आपका पारिवारिक वर्गीकरण। देखिए आकृति मूलक वर्गीकरण क्या होता है, पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। ठीक है, अब चलते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर। देखिएगा यहाँ पर आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक और वाक्यात्मक आदि नामों से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं भैया? आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। अभी हम आगे चलेंगे और उसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए आकृति मूलक वर्गीकरण के अदर और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो जो आपने अभी पढ़ा है रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक और वाक्यात्मक, इन्हें इसे इसे इस नामों से भी पहचाना जाता है, जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका आ गया पदात्मक, यानी पदाश्रित के नाम से भी आकृति मूलक वर्गीकरण को क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए एक बार कि पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी आकृति मूलक वर्गीकरण पहचाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप, यानी जिसको कहते हैं पद रचना, को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें केवल दो चीजें होती हैं, एक होता है रूप यानी पद रचना, ठीक है, और दूसरा होता है वाक्य रचना। यानी एक होता है रूप यानी पद रचना, दूसरा होता है वाक्य रचना। इन दोनों को मिला करके जो हमारा यानी वर्गीकरण तैयार होता है उसे कहते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। उसे क्या कहते हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। इस बात को बहुत ही हाईलाइट हमने कर दिया है ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो विश्व की भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनका आकृति मूलक वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ठीक है, आता है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं थोड़ा सा जूम कर ले ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, और अब आपको दिखाई दे रहा हो एकदम साफ साफ। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आकृति मूलक वर्गीकरण का जो वंश वृक्ष है वो निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा, ठीक है, अब यहीं से सब कुछ है। देखिए भाषा को दो प्रकार से बांटा गया, एक अयोगात्मक भाषा, दूसरा योगात्मक भाषा है। ठीक है, अब जो योगात्मक भाषा है, अयोगात्मक भाषा के कोई भी पार्ट या कोई भी भाग नहीं होता, लेकिन योगात्मक भाषा के पार्ट होते हैं। योगात्मक भाषा के पार्ट 3 होते हैं। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है योगात्मक? योगात्मक वर्ग जो योगात्मक भाषा होती है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है अश्लिष्ट, दूसरा होता है श्लिष्ट और तीसरा होता है प्रश्लिष्ट। ठीक है, जो अश्लिष्ट होता है वो 4 प्रकार के होते हैं आपके: पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतर योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। ठीक है,
दूसरा होता है सिलिस्ट। ठीक है, सिलिस्ट जो भाषा होती है, सिलिस्ट भाषा जो होती है, उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोगात्मक, दूसरा होता है वियोगात्मक। ठीक है, और जो आपका बहिर्मुखी होता है यानी जो बाहरी मुख से जो भाषा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका संयोगात्मक, दूसरा होता है आपका वियोगात्मक। ठीक है, यानी संयोगात्मक जो संयोग से होता है, और वियोगात्मक जो वियोगा भाव जिसमें उत्पन्न हो, ऐसी भाषा जिसमें वियोगा भाव उत्पन्न हो, वो वियोगात्मक में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्लिष्ट में। प्रश्लिष्ट में हम यूं पढ़ते हैं, प्रश्लिष्ट आपके इसमें जो है दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका पूर्ण प्रश्लिष्ट, और दूसरा जो आपका होता है उसे कहते हैं आंशिक प्रश्लिष्ट। क्या कहते हैं? आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक है, प्रश्लिष्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भाषा है, भाषा का मूलतः ये पूरा का पूरा ढांचा है। ठीक है, आप इसे तैयार कर ले तो समझ जाइए कि आकृतिमूलक वर्गीकरण आपने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, आपको केवल पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रश्लिष्ट है वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना होगा ये योगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो जिसका भी स्टेप पूछेगा, जिसका भी चरण पूछेगा, वो उसी चरण के अंतर्गत आएगा। आप कह दो कि नहीं सर वियोगात्मक किस भाषा के अंतर्गत आएगी, तो वियोगात्मक शिष्ट में आएगी, लेकिन किसके अंतर्गत? अंतर्मुखी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? अंतर्मुखी के अंतर्गत। सो आगे चलते हैं और देखते हैं इस बात को। ठीक है, ये था हमारा आकृतिमूलक वर्गीकरण। ये क्या था? हमारा आकृतिमूलक वर्गीकरण। अब हम आगे चलेंगे और उसमें पढ़ेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हम देख लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में। देखिए, पारिवारिक वर्गीकरण में पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये परिवार से है, और परिवार में वंश भी होता है, ठीक है, कुल भी होता है, और वो एक इतिहास भी होता है। ठीक है ना, आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं अब वो इतिहास के अंतर्गत आ गए। ठीक है, कि पूर्वजों को तो जितनी भी चीजें आप पुरानी पढ़ते हो उसी को तो क्या कहते हैं? इतिहास के अंतर्गत आता है, कि जो चीजें आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है इस समय, तो बहुत ही ज्यादा जो है गर्मी का माहौल है, गर्मी लग रही है। चलिए देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण को हम यूं समझ सकते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण को कौन कौन से नाम होते हैं? वंशात्मक होता है, वंशानुक्रमिक होता है, कुलात्मक होता है, और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी से कहा जाता है। स्टार पॉइंट इसमें क्या है कि पारिवारिक वर्गीकरण में जो होता है, इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रख करके इसका वर्गीकरण किया जाता है, या यह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, एक रचना तत्व होता है, दूसरा क्या होता है? अर्थ तत्व होता है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो आपने जो पढ़ा है यानी आकृति मूलक में, तो आकृति मूलक में ऐसा नहीं था। आकृति मूलक में था आपका रचना, ठीक है, और दूसरा था आपका जिसे कहते हैं, यानी पहला था आपका रचना पद, और दूसरा आपका जो था उसे कहते हैं कौन सा? यानी वाक्य रचना और अर्थ तत्व। वाक्य रचना और अर्थ तत्व, इन दोनों को मिला करके हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यानी आकृति मूलक वर्गीकरण पढ़ा था। तो उसमें था रचना तत्व और अर्थ तत्व, लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो है, देखते हैं, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, हम इसको फिर से बैक जाते हैं। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, और फिर से पारिवारिक वर्गीकरण वहीं से शुरू कर देंगे, सब कट कर देंगे। आकृति मूलक में जो था, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था आकृति मूलक में। ठीक है, वाक्य रचना और पद रचना। वाक्य रचना है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व, ठीक है, और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रख करके इसका वर्गीकरण किया जाता है। भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार क्या क्या होता है? पद रचना होता है, वाक्य रचना होता है, ध्वनि होता है, और अर्थ होता है। ठीक है, ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि और अर्थ, ये होता है पारिवारिक वर्गीकरण के हिस्से में आता है। इनके क्या होते हैं? चरण होते हैं एक प्रकार से। आगे भी दो चरण हैं, ठीक है, और उन दो चरणों में क्या क्या आता है? आपका शब्द आता है, और क्या आता है? स्थानिक समीपता आती है। ठीक है, तो 6 तरीके से हमने यहाँ पर देखा इस बात को। ठीक है, शब्द हो गया, और क्या हो गए? स्थानिक समीपता हो गई। ठीक है, ये चीजें जो है उसमें नहीं थी आकृति मूलक में। आकृति मूलक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। आकृति मूलक में सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, एक ध्यान दिया जाता था आपका, यानी पद रचना, ठीक है, ठीक है, पद रचना पर विशेष ध्यान होता था उनका। ठीक है, और
सबसे ज्यादा ध्यान उनका रहता था रचना तत्व पे, या आप कह सकते हो उसी चीज को कि वाक्य रचना पे उनका सबसे ज्यादा जोर रहता था, पद रचना पे जोर रहता था। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं, इसमें काफी चीजें होती हैं, इसमें छह चीजें रहती है, ठीक है, जो ये एक प्रकार से स्तंभ कह सकते हो। अगर ये नहीं होंगे तो मकान तैयार ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम फिर से एक बार सारे के सारे पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि आपके पद रचना हो गया, ठीक है, आपका वाक्य रचना हो गया, ध्वनि हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, शब्द हो गया और स्थानीय समीपता हो गई, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आपके पारिवारिक वर्गीकरण के लिए बहुमूल्य होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं विश्व की भाषाओं के परिवारों की जो संख्या है उसको लेकर के विद्वानों ने क्या क्या मतभेद किए हैं, ठीक है, और किसने कितनी संख्याओं को जो है माना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में, ठीक है, विद्वानों में मतभेद है। विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। कितनी मानी है भैया? 13 मानी है, ठीक है। वहीं फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। कितनी मानी है? 100 मानी है। निर्विवादित रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, निर्विवादित रूप से यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कोई भी ये मतलब कल के विद्वान ये आकर के नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें विवाद है, ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं। निर्विवादित रूप से अगर देखा जाए तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आपके 18 भाषा परिवारों को क्या की जाती है? प्रमुखता दी जाती है। कितने कितने परिवारों को, कितनी भाषा परिवारों को? 18 भाषा परिवारों को, ठीक है। और इसी 18 भाषा परिवार में हमारे हिंदी की एक परिवार है, भरोपी परिवार। कौन सी परिवार है? भरोपी परिवार। भरोपी परिवार का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं। यहाँ पर भरोपी अर्थात भारत और रोपी मतलब यूरोप, यानी यहाँ पर भारत, ठीक है, प्लस यूरोप, इन दोनों से मिल करके जो है इस भाषा परिवार का उद्घटन, इस भाषा परिवार का उद्भव हुआ, जिसे कहते हैं भरोपी भाषा परिवार, ठीक है। और इसी भाषा परिवार के अंतर्गत हम लोग जो है आते हैं, हम लोगों की भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है। तो सबसे पहले पुरानी जितनी भी नीतियां रही हैं, पुरानी जितने भी आपने पढ़ा है, चाहे फिर वो आपका, ठीक है, आर्य भाषा रही हो, ठीक है, और आर्य भाषा में कौन कौन से है ना, प्राचीन में कौन था, मध्य में कौन था, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, पढ़ने की, समझने की। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि सारी चीजें सब सिस्टमेटिक चल रही हैं, ठीक है। सो हम तो यही कहेंगे भैया कि वीडियो को स्किप ना करें, ताकि चीजें बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाए, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझ पाए। क्या होगा कि अगर आपने एक बार भाषा पढ़ लिया, ठीक है, आपने एक बार अच्छे से पूर्णतः सिलेबस पढ़ लिया, फिर सिलेबस पे जाना ही नहीं है, फिर आपको सीधा पीवाईक्यूज लगाओ और आपके उसी से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो अभी एक लास्ट में एक क्वेश्चन है आपका, मैं हिंदी से ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये रचना बताइएगा किसकी है, कमेंट करके बताइएगा ये रचना किसकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक रचना है, ठीक है, रचना का नाम है कि बारिश में भीगते बच्चे। आपको तो पता होगा, जिसको भी पता है, एनीवे जिसको भी पता है, ठीक है, वो कमेंट करेगा। बारिश में भीगते बच्चे, बारिश में भीगते हुए बच्चे किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि बारिश में भीगते हुए बच्चे किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं देखूंगा उसे, देखता हूँ कितने लोगों को ये चीज पता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे और समझाएंगे।